बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो है हमास के सरबराह याह्या सिनवर की शहादत के हवाले से। और उसमें काफ़ी जो अरब मीडिया है और जो इसराइल की फ़ौज है, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, अमेरिकन मीडिया, बाकी मीडिया और उनके जो हुकाम हैं मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे हैं कि याह्या सिनवर जो है वो शहीद हो गए। याह्या सिनवर जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बने थे। 62 साल इनकी उम्र और ख़ान यूनस के जो कैंप है, महाजिर कैंप, उसमें इनकी विलादत हुई। अच्छा, अभी तक हमास की जानिब से जूनियर लेवल पे जो है वो कुछ तस्दीक की गई है इस खबर की, लेकिन यह है कि अरब मीडिया जो है, तकरीबन तमाम मशरिक़ वस्ता का मीडिया, वो ये इसको ज़राए के हवाले से चला रहा है। तो हम भी इसको उसी तरह से इस बात को कहते हैं कि ये अरब मीडिया में ये बात इस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में, और उसमें जो अभी तक डिटेल्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट, वो ये हैं कि ये जो गज़ा, नॉर्दर्न गज़ा में जो ज़मीनी फ़ौज इसराइल की जब दाखिल हुई, उनका कहना यह है कि एक इमारत में, एक बिल्डिंग में जो है वो लड़ाई हुई और वहाँ पे जो है वो हमास के लोग मौजूद थे, और वो लोग मौजूद थे जिनके साथ कोई इसराइल के यरगमाली नहीं थे। तो 3 लोगों को निशाना बनाया, और उसमें निशाना बनाया या ज़ाहिर है कि कोई बॉम्बिंग हुई है या जो भी हुआ है, बहरहाल वो तीनों जो हैं वो मय्यतें पहचानी नहीं जा सकीं। अच्छा, उनको फिर लाया गया है तल अवीव ग़ालिबन या किसी और जगह, और वहाँ पर फिर ये जो बात की जा रही है, ये जब याह्या सिनवर तकरीबन 26 साल वो इसराइल के जेलों में रहे हैं। तो याह्या सिनवर का एक मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो डीएनए नहीं, बल्कि उनके डीएनए भी एग्जामिन हो रहा है, लेकिन उससे पहले उनका जो एक मखसूस किस्म का उनका जो दांतों का उनका एक स्ट्रक्चर है, उससे वो कह रहे हैं कि ये हमने शनाख्त कर ली है, ये बिल्कुल यूनिक, वो कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन है, और ये जो है ये मय्यत याह्या सिनवर की है। इसको ऑफिशियली अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन हाईली लाइकली करके वो भी कह रहे हैं, और अरब मीडिया भी यही बात कर रहा है। अच्छा, याह्या सिनवर जो है वो हम काफ़ी तफसीलन जिक्र कर चुके हैं कि ये 1982 में ग़ालिबन ये पहली दफ़ा गिरफ़्तार हो गए थे। फिर उसके बाद ये 85 में फिर गिरफ़्तार हुए। फिर उसके बाद ये कि मतलब कई दफ़ा ये गिरफ़्तार हुए, और फिर 2011 में इनको रिहा किया गया था, वो जो 1100 कैदी जब रिहा हुए थे। और उसके बाद 2017 तक ये इस्माइल हानिया जब तक गज़ा में हमास के सरबराह थे, और खालिद मिशाल मुकम्मल पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे। तो जब खालिद मिशाल ने मुकम्मल पोलिट ब्यूरो की सरबराही से वो अलग हुए, तो इस्माइल हानिया उनकी जगह आ गए, और इस्माइल हानिया जो है वो हमास गज़ा के सरबराह थे, तो ये हमास गज़ा के सरबराह बने। बाद में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बन गए। तो अब उनके हवाले से इतलात आ रही हैं, और इसके बाद फिर क्या एक मंजरनामा तुलू होता है वो अब देखना है। लेकिन ये है कि कई मुल्क ऐसे हैं जो याह्या सिनवर के हवाले से वो इंतज़ार कर रहे थे, यानी उसमें सिर्फ कई खत्ते के मुल्क, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, वो इंतज़ार कर रहे थे कि याह्या सिनवर के हवाले से कोई बॉम्बिंग या ये उनकी शहादत हो जाए या वो ख़त्म हो, तो फिर जो है वो सीज़ फायर और बाकी मुआहदों पे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि याह्या सिनवर जो हैं वो उनका बहुत सख्त स्टांस था मुख्तलिफ़ हवालों से।
और या सनवर के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि फिर इसराइल भी और बाकी लेबनान के साथ जो मामला चल रहे हैं और बाकी, तो वो अलग अलग करके वो मुख्तलिफ फार्मूलों के ऊपर दुनिया है। और लेकिन यही सनवर की एलिमिनेशन पहले ज़रूरी थी कई मुल्कों के नज़दीक। तो वो अब इसराइल क्लेम कर रहा है कि यही सनवर जो है वो शहीद हो गए। उनकी मैयत की शनाख्त भी बकौल उनके मेडिकल के जो लोग हैं उन्होंने उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को बताया। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने आगे वो सारे मुल्कों को कन्वे किया है। तो अभी वो ज़राए के हवाले से खबर चल रही है। अच्छा, अब इसमें जो है एक तो ये इसके बाद अब क्या आगे मामला आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखना है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, B-52 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं उनके ज़रिए जो हुतीज़ हैं यमन में वो कई जगहों को निशाना बनाया। कम से कम 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे B-52 ने स्ट्राइक किया। और मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उनके सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन का। तो उन्होंने कहा है कि B-52 बॉम्बर जो हैं वो 5, ये अगर हम इनकी देख सकें फर्स्ट स्लाइड, तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें यह है कि B-52 बॉम्बर्स ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए 5 हार्डन अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज लोकेशंस इन हुती कंट्रोल एरियाज यमन। अच्छा, और ये जो फिर इसी में इसी पैराग्राफ में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ये जो है ये वो है जो कि सिविलियन और मिलिट्री वेसल्स को टारगेट कर रहे थे। और यूनिक डिमॉन्स्ट्रेशन है यूएस एबिलिटी की कि फैसिलिटीज़ जो बिल्कुल आउट ऑफ रीच या डीपली बरेड अंडरग्राउंड हार्डन फोर्टिफाइड रखी जाएं तो उनको भी B-52 स्प्रिट लॉन्ग रेंज स्टील्थ बॉम्बर जो हैं वो स्ट्राइक करके तबाह कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी अरसे के बाद अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स को यूज़ किया है। और B-52 बॉम्बर जो हैं वो मतलब हम तो खैर काफ़ी उसका जिक्र करते रहे हैं, इराक वॉर में, अभी फिर लिबिया, फिर अफ़गानिस्तान में B-52 बॉम्बर्स, और उससे पहले ये कोसोवो में B-52 बॉम्बर्स तो बहुत यूज़ हुए हैं। लेकिन यह है कि ये अभी हालिया तारीख़ में काफ़ी अरसे के बाद B-52 जो है उन्होंने कोई स्ट्राइक की है इस जगह पे। और B-52 के आने का मतलब ये है कि उससे एक सीरियसनेस ज़ाहिर होती है कि ये जो हुतीज़ की तरफ से थ्रेट की सीवेरिटी क्या है, मतलब कितनी सीवियर थ्रेट है कि B-52 से स्ट्राइक्स हुई हैं वहाँ पे। और ये मिड एयर फ्यूलिंग B-52 बॉम्बर्स हैं, तो ये तो बहुत, यानी आप समझे ना कि इनकी तो बहुत एबिलिटी है। ये बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट। और ये 10,000 नॉटिकल माइल्स परवास कर सकते हैं ये, अगर इनकी फ्यूलिंग हो जाए मिड एयर। और अगर ये है कि 2 पायलट्स के साथ ये 50,000 फुट तक ये विदाउट रिफ्यूलिंग। अच्छा, और ये मतलब 6,000 नॉटिकल माइल्स तक ये प्रवास कर सकते हैं 50,000 फुट की बुलंदी पे। और अगर फ्यूलिंग हो जाए तो भी 10,000 तक। और यहाँ पर जब अफगानिस्तान में ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था 2001 में, तो 44 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाई किया था B-52 बॉम्बर्स ने, जो कारपेट बॉम्बिंग और ये सारा जो स्टार्ट हुआ। तो अब B-52 बॉम्बर, लेकिन B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनके इस्तेमाल से अमेरिका ने एक मैसेज ईरान को भी दिया है। और ईरान को मैसेज ये दिया है कि ईरान के ये B-52 बॉम्बर्स जो हैं ये वो वाहिद एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि उन बंकर बस्टर्स को, उन बंकर बस्टर बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, 40,000 ये कैरी कर सकते हैं पाउंड इनका पेलोड है। तो ये GBU-57 बॉम्ब्स जो हैं, जिनका उस दिन मैंने जिक्र किया था, सेकेंड स्लाइड हम दिखा सकें, ये वो बॉम्ब्स हैं जो कि बिल्कुल डीप
कंक्रीट को तोड़ते हुए, और मुख्तलिफ इनकी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज हैं, कुछ कंक्रीट को बहुत ज़्यादा कंक्रीट की डेप्थ में जाता है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ ये जो लास्ट है ना, मैसिव ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो है, जिसको एमओपी कहते हैं, और ये जो है ये वो बॉम्ब्स हैं जो सिर्फ गालिबन ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वो टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एमओपी हैं ये चूंकि सिर्फ अगर आप ये देखें तो ये B-52 स्प्लिट बॉम्बर्स ही कैरी कर सकते हैं इसको। अगर आप इस तरफ देखें, इसी डायग्राम के एक तरफ देखें, तो ऊपर आपको वो जो एक उकाब की तरह का एक नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, वो B-52 बॉम्बर है जिसमें से वो मिसाइल निकल रहा है। ठीक है, वो बॉम्ब निकल रहा है। अगर हम इसको पिक्चर को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो वो हम बेहतर देख सकेंगे जी। तो ये जो ब्लू, इसमें जो ब्लू है जो एक तरह से परिंदा सा लग रहा है, ये एक्चुअली ये है B-52 बॉम्बर। ठीक है ना, ये जहाज़ है, और उस जहाज़ में से फिर वो जो बॉम्ब्स हैं वो निकलते हैं, और उनमें से एक जो कि एमओपी है वो पेनिट्रेट कर सकता है बंकर बस्टर। वाहिद बंकर बस्टर है जो कि ईरान के जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो मैसेज जो है वो एक तो दिया है हुतीज़ को, लेकिन हुतीज़ को मैसेज देने के लिए क्या B-52 बॉम्बर ही यूज़ करना ज़रूरी था? मतलब F-35 से भी स्ट्राइक हो सकती थी, F-16 से भी हो सकती थी। तो B-52 का जो इस्तेमाल हुआ है गालिबन वो एक मैसेज टू ईरान भी है कि हम यहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं बंकर बस्टर्स। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि ये फिर उस वक्त होगा जब ईरान हमला करेगा, और हमला करने के नतीजे में मतलब ईरान अमेरिका की इस वक्त तो ये जो भी कुछ होना है वो तो इसराइल ने करना है, तो अमेरिका करेगा। मतलब ये पोस्ट रिटेलिएशन अगर करता है ईरान, तो ये यानी इसराइल पहले हमला करेगा, फिर ईरान जवाब देगा। जवाब देने के बाद अगर उनके मिसाइल्स गिर गए नीचे और वो जो तार सिस्टम है वो भी रोक नहीं पाया, तो फिर उसके बाद किसी की डेथ हो गई अमेरिका, तो जवाब में फिर अमेरिका, मतलब ये एक लंबी कहानी है आगे फ्यूचर की, जिसको एक हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन एक मैसेज बार उन्होंने ईरान को दिया है। अच्छा, हुतीज़ ने कहा है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, हुतीज़ जवाब कैसे देंगे? जाहिर है कि वो यहाँ पे शिप्स को क्या अटैक करते हैं, इसके बाद क्या अटैक बढ़ जाते हैं, क्या अटैक कम हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि जो अटैक किया है B-52 बॉम्बर्स ने, तो अंडरग्राउंड जो उनके पास असला था, उनके जो वेपन्स, जो भी एक्सप्लोजिव्स थे अंडरग्राउंड जो छुपा के रखे हुए थे उन्होंने, वो सारे जो हैं वो उसके नतीजे में 5वें जगह पे वो तबाह हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि हुतीज़ के पास कितनी कैपेबिलिटी रह गई है। क्या अमेरिका ने मुकम्मल ख़त्म कर दी है इन स्ट्राइक्स के नतीजे में, B-52 बॉम्बर्स की स्ट्राइक्स के नतीजे में, या अभी भी हुतीज़ के पास जो है वो मिसाइल्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस्तेमाल करें और शिप्स को टारगेट करें, या इसराइल को टारगेट करें, या जो उनके पास क्या। तो अभी ये हुतीज़ ने ये शो करना है, और अगर वो 1 या 2 दिन में शो नहीं करते तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, जो कि अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हमने ये बता दिया है कि हमारे जो मद्दे मुकाबिल हैं वो चाहे कितने छुपा के रखें, कितना ही ज़ेर ज़मीन रखें, जो भी रखें, हम उनको हिट कर सकते हैं। तो ये अभी हुतीज़ के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि हुतीज़ क्या इसका जवाब देते हैं, और अगर जवाब वो देते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर एक कन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ेगी। लेकिन वो जवाब नहीं देते तो फिर उसका मतलब होगा कि वो हुतीज़ की पार और उनका असला जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये अब देखना है कि क्या। और फिर याहिया सिनवर के हवाले से एक ख़बर कोई कंफर्म आती है, हमास की तरफ से ऐलान होता है या बाकी, तो फिर क्या मंजरनामा तलू होता है, ये भी देखना है।